और हम लाइव हैं आज। हमारे साथ मुझे बहुत खुशी है, जो देश में बेस्ट व्यक्ति मुझे लगते हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी पे, पाकिस्तान पे, चाइना पे हमें नॉलेज दे सकते हैं। और आप सब ने पिछली बारी जब जनरल बख्शी को सुना था तो आपने कहा था कि प्लीज दोबारा इनवाइट करूं मैं, और ही इज वेरी काइंडली एग्रीड टू कम अगेन। एंड हम आराम से बैठ के आज शुरू करेंगे पुलवामा से, क्योंकि वो पुलवामा चर्चे में भी है। और पुलवामा के अंदर ये एक बहुत र्यूमर स्प्रेड किए थे उस समय कि एक कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, क्योंकि इलेक्शन सामने थे। और बहुत वो शेरो शायरी भी हुई थी कि बॉर्डर पे तनाव है क्योंकि चुनाव है, और ये सब बातें हुई थी। उसके बाद जैसे हमने बराकपुर में एक मेरे ख्याल से बहुत अहम बात की, हमने चेंज किया कि हम पाकिस्तान प्रॉपर के अंदर जाके भी अपनी शक्ति दिखाएंगे, हम उनको सिखाएंगे कि आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। और उसके बाद जो स्टेटमेंट सब पाकिस्तान की असेंबली में आई हैं कि उसके बारे में बात करेंगे, और थोड़ी बहुत बात चाइना के बारे में भी करेंगे, क्योंकि चाइना का चुनाव तो चल ही रहा है। सो ऑल ऑफ यू हैव जॉइंड नाउ। मैं देख रहा हूँ कि 1500 तो जुड़ भी चुके हैं। एंड वो जो पहली बारी जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, या फेसबुक पे है तो फेसबुक में फॉलो कीजिएगा, कि हम ऐसी अच्छी बातें जो नेशनल सिक्योरिटी पे आप सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग वोट करते हैं, आप लोग डिसाइड करते हैं देश का फ्यूचर। तो इसलिए आपको पूरी इंफॉर्मेशन और नॉलेज होनी चाहिए। सो थैंक यू जनरल बख्शी फॉर कमिंग। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हियर यू। सर, मैं पहली चीज शुरू करता हूं उस समय से, पुलवामा जब हुआ, जब 40 सीआरपीएफ हमारे ब्रेव्स को वीरगति प्राप्त हुई बाय अ डिस्पिकेबल टेरर अटैक। तो ये उस समय एक बहुत नैरेटिव चला कि ये कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है, इंटरनल एलिमेंट्स ने नहीं किया, पाकिस्तान का हाथ नहीं है। हाँ, एंड कुछ कमियां हमारी सिक्योरिटी में भी पूछी गई कि ये इंटेलिजेंस फेलियर था या ये अनअवॉइडेबल था। तो इसको ब्रॉडली आप पुलवामा को जो घटना थी, मैं रिस्पॉन्स पे बाद में आऊंगा, जो घटना थी आप इसको क्या फेलियर मानते हैं, या आप मानते हैं कि टेरर को रोकना वैसे भी बहुत मुश्किल है? हाउ डू यू सी दैट? देखिए साहब, टेरर को अगर एक इंडिविजुअल सुसाइड बॉम्बर है तो उसको रोक पाना बहुत इट्स अ वेरी टफ कॉल। इट्स अ वेरी टफ कॉल। कहाँ से इंटेलिजेंस आएगी, पिन पॉइंट इंटेलिजेंस, कौन सी गाड़ी, कौन सा इंडिविजुअल, किस समय, किस जगह? हर इंडिविजुअल को आप नहीं रोक सकते। यू कांट स्टॉप एन इंडिविजुअल अटैक। एक ग्रुप को आप पकड़ सकते हैं। तो मेरे को तो सिर्फ ये कहना है कि जिस परिप्रेक्ष्य में आपने बोला है, बात ऐसी है कि जो पाकिस्तान के मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ देयर पार्लियामेंट कहा है, इट इज द मोस्ट कैंडिड एडमिशन कि जो पुलवामा का कांड, नाम से पुलवामा बोला है, कि जो पुलवामा में किया गया वो इमरान खान की हाईएस्ट अचीवमेंट है, वो पाकिस्तान स्टेट की हाईएस्ट अचीवमेंट मानी जानी चाहिए। ये उसने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है इन एन ऑफिशियल फोरम ऑन द फ्लोर ऑफ द नेशनल पार्लियामेंट। हाउ कैन दिस बी डिस्काउंटेड? हमको तो ये स्टेटमेंट, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सामने प्ले करनी चाहिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में प्ले करनी चाहिए, यूएन जनरल असेंबली में प्ले करनी चाहिए अगली बार। क्योंकि हेयर इज अ कैंडिडेट एडमिशन फ्रॉम अ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, राइट? और उसका सब्सिक्वेंटली ये कहना कि अरे साहब ये तो मैं तो बात कर रहा था पोस्ट पुलवामा की। कहीं पोस्ट पुलवामा अल्फाज आपने सुना उस पूरी स्टेटमेंट में? कहीं मुझे छान के दिखा दीजिए, अंग्रेजी में, उर्दू में, हिंदी में, पोस्ट पुलवामा। वो पुलवामा कह रहा, इट इज अ फ्रॉइडन स्लिप। उसने असलियत बक दी, निकल गई मुंह से। ठीक है साहब, निकल गई मुंह से। और उसके बाद कहना कि साहब मैं तो एयर स्ट्राइक की बात कर रहा था। एयर स्ट्राइक कहां हुई थी? रजौरी पुंछ में हुई थी। रजौरी पुंछ किधर है, पुलवामा किधर है? थोड़ी ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए ना लोगों को। पीर पंजाल के नॉर्थ में, कश्मीर वैली में पुलवामा है। उसके कोई 250-300 किलोमीटर ये पीर पंजाल के इस तरफ आपका रजौरी पुंछ है, और ये रजौरी के और छम जौड़िया के आसपास हुआ। तो सरोकार क्या है? पुलवामा कहाँ, पुलवामा कहाँ छम जौड़िया? तो
तो साहब ये तो शरेआम इजहार किया है अपने जुल्म का, शरेआम इजहार किया है कि हमने वो टेररिस्ट स्ट्राइक करी जिसको इमरान खान साहब बड़ा सीधा मुंह बना के बोल रहे थे कि साहब हम तो टेरर के विक्टिम हैं, फलाना है, ढिमकाना है, हमारे 70,000 लोग मरे। सांप तुम पालते हो, सांपों को दूध तुम पिलाते हो, और ऊपर से यू एक्ट सो इनोसेंट, यू एक्सपेक्ट द वर्ल्ड टू बिलीव इट, एंड इवन इफ द वर्ल्ड हैड बिलीव्ड इट, अब तो द कैट इज आउट ऑफ द बैग। वी शुड गो टू टाउन विद दिस स्टेट, वी शुड गो टू द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स विद दिस। This is an official statement on an official forum. It is not even a casual conversation. It is not even a interview given to some channel. It is there. It is an official as it can get, sir. As official as it can get. It is on the floor of the parliament. इससे ऊपर तो parliament by a minister. He's not even a member of parliament. It is a minister of the state. It is of इमरान खान का मिनिस्टर है। इससे ज्यादा क्या ऑथेंटिसिटी हो सकती है किसी चीज की। पुलवामा उसने बड़ा क्लियर मेंशन किया है कि जो पुलवामा में हुआ वो इमरान खान की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है। इज इट? एक सुसाइड बॉम्बिंग आपकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है साहब, तो फिर तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इस स्टेट ये तो टेररिस्ट स्पॉन्सर स्टेट है, टेरर स्टेट है। इट शुड बी डिक्लेयर्ड अ टेरर स्टेट। जनरल बख्शी, एंड आप प्लीज मुझे इस पे गाइड भी कीजिएगा, मेरे ख्याल से ये पुलवामा के बाद हमने जो 26/11 में नहीं किया वो एक शिफ्ट किया कि हमने बालाकोट जो एयर स्ट्राइक किया वो हमने कहा कि हम पाकिस्तान प्रॉपर के अंदर बहुत बहुत समय के बाद जाके हमने अटैक किया। ये एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट था या इससे पहले भी हम पाकिस्तान प्रॉपर के अंदर अटैक कर चुके हैं इन रिस्पॉन्स टू टेरर अटैक्स? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वॉर, इन रिस्पॉन्स टू टेरर स्ट्राइक्स क्या हम ये करते रहे हैं या इट वाज अ डॉक्ट्रिन शिफ्ट कि पाकिस्तान प्रॉपर को भी करेंगे और हम न्यूक्लियर जो वो धमकी देते हैं कि अगर आप गलती से भी पाकिस्तान प्रॉपर में कुछ करेंगे, पीओके के आगे जाएंगे तो न्यूक्लियर डेटरेंट है इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास ऑप्शंस नहीं है। आप कैसे देखते हैं इसको एट अ स्ट्रेटेजिक लेवल? देखिए, एज अ मिलिट्री हिस्टोरियन आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि जब से जैसे ही न्यूक्लियर बैलेंस हो गया साउथ एशिया में ओवर, दोनों इंडिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट्स बन गए, पाकिस्तान में एक ह्यूब्रिस की लहर फैली कि पाकिस्तान की फौज का तो जो दिमाग था वो 7वें आसमान पे चढ़ गया। वी हैव गॉट इंडिया वेयर वी वांट, अब देखेंगे इंडिया क्या करता है। और उन्होंने कारगिल कर दिया अंडर द कवर ऑफ टेररिस्ट। टेररिस्ट आ गए हैं। आई उनकी फौज की 5.5 पलटने थी, आई तो उनकी फौज की 5.5 पलटने थी, लेकिन उन्होंने सब जगह फैलाया कि ये टेररिस्ट हैं और देखे इंडिया क्या जुर्रत करता। तो पहला झटका तो उनका लगा जब इंडिया ने जुर्रत करी और 3 महीने लड़ाई चली और कोई न्यूक्लियर बॉम्ब साहब ना दिल्ली पे फटा, ना मुंबई पे फटा, ना चेन्नई पे। लेट्स बी क्वाइट फ्रैंक, हमको लेसन तब से सीख जाना चाहिए था कि ये सब गीदड़ भपकी है, ये महज बकवास है कि एक कदम एक सिपाही हमारा सीमा के पार रखेगा एंड पॉप गोज द वीजल, बम करके न्यू दिल्ली जो है न्यूक्लियर भाप में उड़ जाएगी। बकवास। लेकिन बात यह है कि जो कांग्रेस के चाटुकार थे उस वक्त, उन लोगों ने उसके बाद ये हमको पूरे भारतवर्ष को डरा के रखा। वो नहीं चाहते थे पाकिस्तान से युद्ध हो फॉर वट एवर रीजन, मतलब उनकी माइनॉरिटी अपीजमेंट क्या यही एक और सबसेट था कि पाकिस्तान को कुछ न किया जाए, हमारा एक तबका नाराज हो जाए। दूसरा, एक और बड़ी जियो स्ट्रेटेजिक वजह थी कि पाकिस्तान को कुछ मत कर, पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है। 80,000 भारतीय मार चुका है 1980 से लेकर अब तक। कैसे साहब? 21,000 पंजाब में, 45,000 जम्मू कश्मीर में, 15,000 इन द सिटीज ऑफ इंडिया, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, अहमदाबाद, यू नेम इट। बम फटते जा रहे थे, वो सिमी के और लोग मर रहे थे।
80,000 तो भारतीय शहीद हो चुके हैं। हम्म, कोई भी राइट थिंकिंग पर्सन आपको पूछता, साहब एक स्टेट की जिम्मेवारी क्या है? अपने सिटीजन्स की जान बचाना। और क्या जान केवल ढाल के साथ बचाई जाती है? रक्षात्मक होके, डिफेंस कन्फाइंड योरसेल्फ टू योर ओन टेरिटरी लाइक पानीपत? सब लड़ाइयां साली पानीपत में लड़ेंगे साहब, बाहर नहीं जाएंगे। हम तो गधी के औलाद हैं, बाहर थोड़ी ना जाएंगे लड़ने सीमा के पास। अपने ही देश में लड़ेंगे। पानीपत दिल्ली से 150 किलोमीटर आराम आराम फरमाना चाहते हैं, पिटना चाहते हैं आप। तीनों पानीपत की लड़ाई हारे। बीच जिसको बोलते हैं चुल्लू पर पानी में डूब मरने वाले लोगों की जैसी हैसियत बना के रख, यू नो। सो द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द स्टोरी इज कि उस वक्त अमेरिका अफगानिस्तान में लड़ रहा, उस लड़ाई के लिए उसको पाकिस्तान की जरूरत थी। अमेरिका नीडेड पाकिस्तान टू लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए, ये करने के लिए, बॉर्डर सील करने के लिए पाकिस्तान की फौज की जरूरत। परवेज मुशर्रफ ने बड़ा क्लेवर एक फ्लिप फ्लॉप किया और वो ग्रेटेस्ट एलाई बन गया ऑफ द वॉर एंड टेरर। पैसे खसोटे बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और ओसामा बिन लादेन को पाल के रखा अबाटाबाद में। ये दूसरी बात है। बट उस वक्त अमेरिकन चाहते थे कि पाकिस्तान को कोई बहाना ना मिले अपनी तवज्जो, अपने फोर्सेस अफगान बॉर्डर से हटा के ईस्ट में ले जाने का। इसलिए उन्होंने हम पे बहुत दबाव डाला, भारतवर्ष पे, यूपीए सरकार पे, कि भैया पाकिस्तान कुछ भी करे, आप कुछ मत। इस कारण दिस मस्ट बी अंडरस्टूड एंड नोन टू द पीपल ऑफ इंडिया। पाकिस्तान कुछ भी करे, आप प्लीज डोंट रिटेलिएट, प्लीज डोंट रिटेलिएट, यू विल mess up things for us, and American lives are far more important than Indian lives. Please let, उनको तो कोई डाउट नहीं। और भाई वो उनका देश है, उनका देश है भाई। It is their job to worry about their life. It is our government's job to worry about our life. और तो ये जो जनता जनार्दन का दबाव जो बढ़ता जा रहा है, इसका क्या किया जाए? वो ब्रिलियंट आइडिया आया साहब, हिंदू टेरर, हिंदू टेरर। और आपको इस कारण, लेट मी टेल यू सम होम ट्रूथ्स थ्रू योर चैनल, आई वांट टू रिवील दिस। पहली एक मूवी बनाई गई थी, मैं हूं ना, याद है? जिसमें हिंदू टेरर दिखाया गया था, और बेचारा अपना शेट्टी बेचारे उसको एक हिंदू टेरर गैंग लॉर्ड बना के दिखाया और हिंदू टेरर का कॉन्सेप्ट दिखाया। यू रिमेंबर दैट? The first movie, fiction precedes reality. The first movie that was created on Hindu terror was by Shah Rukh Khan. That movie, और मैं हूं ना, जिसमें मेरा नेम से एक बख्शी था, जनरल बख्शी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि then they started turning fiction to reality. बख्शी साहब, आपको याद है उसके बाद, I just finished this line of argument. I just finished it. उसके बाद they actually tried to turn this fiction to reality. साध्वी प्रज्ञा को टॉर्चर किया, आपके कर्नल पुरोहित के बेचारे की कैरियर रुइन कर दिया, ले जाके उसको टॉर्चर कर करके एडमिट कराया, एक्सप्लोजिव प्लांट किए। कि एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के पास एक्सप्लोजिव कहां से आएंगे साहब? कि वो कश्मीर से एक ट्रंक भर के प्लास्टिक एक्सप्लोजिव ला रहा था, उसके घर में प्लांट किए गए, उसको टॉर्चर किया गया, शादी प्रज्ञा, आई मीन एवरीथिंग इज गेम। What are the lives of people? They can be tortured, they can be killed, they can be done this to create a narrative. और इन्होंने एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया था, हिंदू टेरर। बख्शी, अब मैं इस पे एक क्वेश्चन, सॉरी आई डोंट, इंटरेस्टिंग बात की आपने, और जो मेरे दिमाग में नहीं थी और यहाँ पे भी नहीं थी, कि कैसे वेरी फ्रीक्वेंटली बॉलीवुड एक नैरेटिव सेटअप करता है और वो नैरेटिव धीरे 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 आउट कर जाता है, एक्चुअलाइज कर जाता है। और आजकल बॉलीवुड बहुत चर्चा में है, क्योंकि इंडिया में देखो दो ही एंटरटेनमेंट माने जाते हैं, क्रिकेट एंड बॉलीवुड, जो एक जनरल पब्लिक की एंटरटेनमेंट है। और एंटरटेनमेंट की वैल्यू पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा है, बिकॉज पॉलिटिक्स समझना तो 2% 3% के लोगों का रोज सुनने का इंटरेस्ट है। 90% पीपल
एंटरटेनमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, समझ भी नहीं आता, जिसको बोलते हैं सबकॉन्शियसली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। तो आपने बहुत की कि ये बॉलीवुड की एक मूवी बनती है मैं हूं ना, जिसमें पहली बारी दिखाया जाता है हिंदू टेरर, और वो धीरे धीरे कैसे एक लेक्सिकन में वर्ड आ जाता है हिंदू टेरर, जो आज से पहले नहीं था, जो यूपीए गवर्नमेंट ये वर्ड एग्जिस्ट इन अ सेंस पब्लिक इमेजिनेशन में तो एग्जिस्ट नहीं करता था, और इसको काफी चढ़ाया जाता है। तो ये जो बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस है, स्ट्रैटेजिकली स्पीकिंग, इस पे सिर्फ पब्लिक अवेयरनेस एंड एक्सपोजर इज इनफ, या कुछ और भी किया जा सकता है इसके अंदर? हाउ डू यू सी दिस इंसिडियस, जिसको मैं बोलता हूं सॉफ्ट पावर ऑफ बॉलीवुड, जो कोई भी नैरेटिव सेट कर देती है? देखिए, फॉर गॉड सेक इश्करन, मेरा बेसिक टास्क फौज में जब मैं ब्रिगेडियर था was information warfare and psychological operation. One of the biggest tools is Bollywood and Hollywood. Soft power tool. One of the biggest soft power tools is your film industry. टेलीविजन तो बाद में आया साहब, ये तो वर्ल्ड वॉर 1 से जो है फिल्म इंडस्ट्री का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा एक्सेट्रा, थीम सेटिंग, नैरेटिव सेटिंग के लिए किया जा रहा है। क्योंकि you see, stories are more easily absorbed. They more easily become a narrative than any amount of lectures by politicians, etc., etc., etc. The soft power of Bollywood has been hijacked by a set of slum lords, gang lords, Dawood Ibrahim, henchmen of the ISI, and we have gifted the Bollywood machinery of soft power to the ISI of Pakistan to set the agendas in India. अब इससे बड़ा कोई गधा हो सकता है? You have a great tool in your armory of soft power. China doesn't have it. You are the largest film industry in the world, sir. You are greater than Hollywood in terms of pure output. Quality of output की बाद में बात करेंगे, but in terms of pure output, you are much greater than Hollywood. And your reach in Central Asia, your reach in Middle East, your reach in Southeast Asia, in Africa is amazing. Amazing, sir. Amazing. Avara, who you go to any country in Central Asia, you go to Russia, and they'll all say Hindushki, Avara, who they start off with that. So the fact of the matter is that you have a great soft power. The soft power of the state has now the state of India. I can't imagine how it has happened. Has outsourced this soft power. First, it gave it to the slum lords and the gang lords of the Dawood Ibrahim. You know, the hoodlums of Mumbai, because they are the only people who had black money. You couldn't think of making films with white money. You know, so it had to be black money. Who had the black money? The largest black money was with the slum lord. Therefore, what are the films that came out of Bollywood? Gunde, Gangs of Wasipur, Don 1, Don 2, Don 3, Smuggler, Haji Mastan ki life story, Kulli. For God's sake, yaar, what is the role model you are giving to the Indian youth? Become a gangster, sir. You will live off the fat of the land. Become a rapist, murderer, smuggler, drug peddler. That is the highest the Indian youth must aspire to, because Bollywood promotes. Bollywood is the dream industry. The industry that manufactures dreams. And the biggest dream that you can think of is this: you can't have the role model as a soldier, as a man who won the Paramveer Chakra, as a chap who got the Veer Chakra, laid down his life, fought for the safety, security, glory of the country. He is nobody. 8-10 फिल्में बनी है, वो भी रो के जब आर्मी रोई, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रोई, कुछ करो तब जाके बनाई था। गिने चुने 8-10 वॉर मूवीज। When your country is the country that has fought the most in the world after Israel and possibly America. The largest numbers of war post-independence have been fought by the Indian armed forces.
how many movies have you seen of the Indian Army? No, because the role models will be the gang lord with the D company. The role model of Bollywood. Can we afford it, sir? Can we afford it? Can we afford this nonsense? And मैं आपको बता रहा था how they try to manufacture. They first create a narrative, then they actualize that narrative. So मैं हूं ना के साथ ये शुरू हुआ. Hindu terror का idea was floated, and then it was turned into actuality as a sinister plot. Whether you torture people, whether you kill people, whether you ruin the careers of people, but this must be fostered. And when the attack took place on Mumbai 26/11, when the attack took place on Mumbai, all of them had come with, ये क्या है साहब? ये मौली है, the sacred thread. सब ये डाल के आए. डेविड हेडली ने उनके लिए लेके गया था मुंबई. Had Oble not laid down his life, Constable Oble of the Maharashtra Police, अगर उसने तुकाराम ओबले ने अगर अपनी जान नहीं निछावर की हो कि जफी मार के पकड़ लिया अजमल अमीर कासम, अदरवाइज सर एक किताब रेडी थी, हिंदू टेरर एंड इट्स रोल आरएसएस कॉन्स्पिरेसी. ये किताब वाज रेडी बिफोर मुंबई 26/11 बिकॉज पार से उन्होंने बोल दिया था साहब तैयारी कर लो, ये हो रहा है बड़ा तमाशा. तो जरा हिंदू टेरर पे लगाओ इसको सारा, सो दैट द होल ऑफ इंडिया इज बिजी विद हिंदू टेरर. एंड देन some people, Sadhvi Pragya were tortured, and अपना Kannan Purohit was tortured to create this narrative. So that after 26/11 also, the Indian state was shameless enough to do nothing. Nothing when 166 Indians and some foreigners were killed. We did Sweet Fanny Adams, sir. Foxtrot Alpha. And then we क्या excuse दिया? ये तो Hindu terror है साहब. But unfortunately, Hindu terror didn't stick because of 26/11, because Ajmal Amir Kasab got caught red-handed and he sang like a canary. थप्पड़ भी नहीं मारना पड़ा साहब. He was singing in prison. वो गाने गा रहा था साहब like a yellow canary that he was. सब बता दिया, सब राज खोल दिए उसे. And then आप हिंदू टेरर नहीं बोल सके. इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस है, जैसे आपने कहा डेविड हेडली के दोस्त भी कौन निकले बॉलीवुड से जब इंडिया में था. इफ यू नो फेमसली महेश भट्ट भी कितना, बट उसमें कोई इस पे डीप इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई बिकॉज ऑब्वियसली गवर्नमेंट डिड नॉट वांट टू इन्वेस्टिगेट डीपली. अदरवाइज कोई नॉन टेररिस्ट अगर किसी बॉलीवुड के इन्फ्लुएंशियल आदमी के साथ हो तो उस पर तो बहुत एक डीप सीरियस इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, बट नथिंग वाज डन टू. सो वो एक जो आप कह रहे हैं वेरी सजेस्टिव, एंड एज यू सेड यू हैव स्टडीड इन योर लाइफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, कितना इंटरेस्टिंग दिख रहा है उससे कि कैसे ये प्रभावित भी कर रहे हैं. एंड आप 93 में भी जाइए, तब भी एक बॉलीवुड स्टार के घर पे आर्म्स रखे जाते हैं. 93 जब हुआ था बॉम्बे के अंदर, क्यों? बिकॉज सेफ्टी है कि नो पुलिस वाला विल डेयर टू गो एंड इन्वेस्टिगेट द प्लेस. सो दैट्स द सेफ सैंक्चुरीज जो हम बोलते हैं, सेफ हाउसेस रखते हैं हर सिटी में जो ये लोग. तो वेरी इस पे एक डीप एक्चुअली इंटेलिजेंस शुड डू अ वाइट पेपर ऑन दिस कि कितना कब क्या क्या रोल निकला है, एंड इज इट अ कॉमन थ्रेड और इज इट आइसोलेटेड इंसिडेंट्स. इस पे तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि किसी और देश में ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि किसी मूवी स्टार के घर में जहां बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं वहां पे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस मिल जाए. एब्सोल्युटली. तो देखिए साहब, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि we were to come back to the topic of Pulwama. Yeah. You see, we then when we saw this, when the NDA government came, and actually the UPA lost power because of the public outrage, that not only have you taken no action against Pakistan, to stave off taking action against Pakistan, you are trying to blame the majority community of terrorism. You are trying to thopo this कि ये तो the Hindus are spineless, ये तो कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी गाली दो, कुछ करो. Safest religion to abuse is Hinduism.
to therefore abuse, and because of that there was a backlash. On that backlash, the NDA came to power. I'm being very simplified, but this is the essence of it all, and it is the God's own truth. The outrage of the public of India against the terror offensive got the UPA thrown out of power, right? And the NDA came with a very clear mandate. They tried first to try and make peace with Pakistan, so at least public image, global image wise, you are not taken as total warmongers from the word go, right? But then we found that we did our best to try and get peace with Pakistan. The NDA tried, and for a minute we were all shocked. All those who had backed the NDA, ki inko kya ho gaya? The moment they have come to power, they seem to have taken a 360-degree turn or 180-degree turn. But they were doing it with a deliberate intent strategy. And then the strategy, the doctrine, the Doval doctrine was evolved. What was the Doval doctrine? Incidentally, I had served with Mr. A.K. Doval. He is former director of Indian Intelligence Bureau, now our National Security Advisor, and he was the director of the Vivekanand International Foundation, where I had the privilege of being his deputy director, right? And we worked very closely together for 3 years. So I know how this thing evolved. The Doval doctrine was that we will not fight reactively and defensively anymore. For any strike on Indian soil, mass casualty strike on Indian soil, Pakistan will be made to pay a price. It will have to bear the costs and consequences. Any strike on Indian soil, and you will have to pay the price for it. Now, Pakistan will be made to pay the price for this, and to hell with the nuclear bluff. We will strike across the line of control, and if you cross limits, we will strike across the international border. It was in pursuance of this Doval doctrine that we first struck across the Myanmar border and we tested water. You remember that surgical strike into Myanmar? That was preceded the surgical strike of Uri. So we did that in Myanmar, and then Pakistan was a little worried that the Indians are actually doing what they are saying, because by and large we just talk, we don't do. But now the Pakistanis misbehaved in Uri, and India carried out a surgical strike with its special forces, foot-based, ground-based, for 2.5 kilometers inside Pakistan. We hit the terror launch pads, the holding camps, killed 30 to 40 terrorists and came back without a scratch. So that was a clear shot across the bow कि भाई साहब thus far and no further. Beyond this there will be costs and consequences. ट्रेलर देख लीजिए. 2-3-4 महीने चुप्पी रही उड़ी के बाद. उस वक्त भी हम लोग कह रहे थे सर कि ये ठीक है to just give a trailer, but this is not it. This will not deter Pakistan for very long. It is too shallow, and the cost imposed is very less. And then, in our eagerness, we also have a great peace lobby. Oh, Pakistan provoke na ho jaye. I mean, to hell with Pakistan, yaar. होता है तो है बड़े हमारी सलीम भला से. So, no, we didn't strike the Pakistan army. We have struck the terror camp. Who is the real terrorist in Pakistan? The Pakistan army. I saw no reason to placate Pakistan or to lipa-poti karo Pakistan pe. Koi aisi, it was a good chort, it was a good start, but it was not what was really required. Much more was required. So, sure enough, 3-4 months there was quiet, and then Pakistan started again. ये तो यार हम tolerate कर सकते हैं. इस टाइप की strikes we can tolerate and say कि कुछ नहीं हुआ, ये हुआ, वो नहीं हुआ, that kind of a thing. Then they did Pulwama. They killed 45 to be more precise. CRPF troopers who were coming back from leave, बस में बैठे थे बेचारे, suicide bomb से उड़ा दिया, which they are now claiming as the greatest achievement of Imran Khan. Imran Khan government, yeah. Huh? So then it was decided कि साहब enough is enough. Pakistan will have to be hit and hit back hard.
So the Balakot strike was done, and it was a proper. This is what we had been asking for. The military community, at least, had been asking for ages. For God's sake, we have the wherewithal. Let us do it. Don't worry about the nuclear backdrop. बकवास गीदड़ बप्पी बहुत हो चुकी. 3 महीने चली थी कारगिल की लड़ाई. कितने न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे थे? We also know how to call the Pakistani nuclear bluff, and therefore we hit in Balakot. 8 Mirages, and along with 12 Sukhoi 30, we went in 80 kilometers deep, blasted that terror training camp inside Pakistan proper. Very deliberately a target was chosen, not in POK, but inside Pakistan proper, that sir, आपको अब किसी बेवकूफ से भी बेवकूफ को भी समझ आ जाना चाहिए. ठीक है? And then of course they retaliated the very next day. Our suggestion was that we should have continued the punishment for some time. If you escalate, you must raise the escalation ladder 1, 2, 3 notches up. You should be prepared to go, otherwise don't ask. But once again, this peace lobby, the bureaucracy, the naysayers, the hold back, जो कि टांग पकड़ के रखते हैं भारतवर्ष की, ना करो ना करो ना करो. You know, एक तो Nobel Peace Prize aspirants बहुत ज्यादा हैं. Too many people want the Nobel Peace Prize. So they stopped us from escalating further. We should have at that time. वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता. But I'm telling you, even that is the time when the Pakistanis retaliated. They tried to attack military installations in response to attacks on terror installations. In response to attacks on terror installations, they attacked military installations. Right? And when they attacked military installations, it was an act of war. Of course, they missed it by a mile. कहीं पास खरोच नहीं आई हमारी installation को. Otherwise, it was an act of war. They had targeted military installations. That means they were trying to create a moral equivalence between terror targets and military targets. So that was unacceptable. But there was this, our boys went inside Pakistan. Abhinandan shot down an F-16, unfortunately got shot down himself. And then the worry was, कि भाई, you know what they had done to Captain Saurabh Kali and his men. Yes. When we got their dead bodies back, every bone was broken. There were cigarette burn marks all over the body. The tongues had been cut, the private parts had been cut, the eyes had been gouged out. And there was extreme worry that they might torture Abhinandan. And that would have created a huge tamasha. Then nothing could have prevented a full-scale war. Right? And we then read the Roy Act to Pakistan. Bhai Sahab, we want Abhinandan back by tonight. Otherwise, be prepared for the consequences. This Riot Act was conveyed by the Americans, through the Americans, to the Saudi Arabians, who told the Pakistani Mahmoud Ali Qureshi कि ए पट्टे जाग जा, लड़ाई और कयामत तुम्हारे सर पे घूम रही है, चुपचाप वापस कर दो. And by nightfall, that is the scene that has been described by the leader of the Pakistani opposition. सीना निकलता हुआ, कांपती हुई. So that is the truth. That is the truth. That बाजवा साहब के माथे पे ठंडा पसीना था, जो बाद में बड़ा क्लेवरली वो चेंज करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है कि फौज का नाम ले लिया है. A holy cow in Pakistan. Somebody, a civilian, has dared to, that only happened after 71 war, when they had abused Pakistani officers and jeered Pakistani military people. Right? So when this thing happened, so बाजवा साहब के ठंडे पसीने छूट गए, टांगे कांप रही थी, क्योंकि लड़ाई उन्होंने बोला बस अब शुरू हो गई साहब, हो जाइए तैयार. कितने तैयार था पाकिस्तान? एविएशन फ्यूल था 10 दिन का. एविएशन फ्यूल था 10 दिन का. एमिनेशन कितना था, खैर हम बात नहीं करेंगे. ओके. एंड दे न्यू, और कुछ भी हो जाए, whatever may be the result of an India-Pakistan war, even a limited war, one thing was certain: the Pakistani economy would be flushed down the tube of history. पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हो जाती साहब, प्लस उनको तबाह हो जाती.
उनको ये भी डर है, जो लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान में एक अपनी मूवमेंट चल रही है। अभी सिंध में हुआ कि आईपीएस ऑफिसर्स ने रिजाइन कर दिया, और मेरा नहीं ख्याल कि पहली बार ही हुआ है कि पुलिस, जिनके पास भी लिमिटेड है पर उनके पास भी आर्म्स एंड एम्यूनेशन है, उन्होंने ऐसे आर्मी के अगेंस्ट रिवोल्ट किया है। वो भी सिंध जैसी जगह में, जो बलूचिस्तान या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान तो वी अंडरस्टैंड के चल ही रहा है, सिंध में तो एक लैटेंट मूवमेंट है। वो भी अगर इतनी गर्म होगी ऑफ इंडिपेंडेंस जैसे बांग्लादेश में हुई थी, और पाकिस्तान इज टुडे नॉट श्योर कि अगर इंडिया से कुछ होता है तो पीछे उनके लोग अपनी आजादी की लड़ाई भी तो चल रही है। देखिए, वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की फौज ने फैसला कर लिया है कि अब अमेरिका बिल्कुल भारतवर्ष की साइड हो गया है। हमारी कोई जरूरत नहीं रही अमेरिका को। तालिबान में जहां लड़ाई अफगानिस्तान में खत्म हो गई, आर यूजफुलनेस टू द अमेरिकन हैज गॉन फॉर अ सिक, एंड अमेरिकन आर वेरी गुड एट यूज एंड थ्रो, especially to such double crossing people like that. Trump was fed up with their double crossing कि इनको इतने पैसे दिए और ये देखो साहब इन्होंने क्या किया है, ओसामा बिन लादेन को शेल्टर दिया, यू नो। सो द पाकिस्तानी रियलाइज कि अब हमारी दाल अमेरिकन के साथ नहीं गलेगी। बड़ा सी चेंज हो गया, अब हमारी दाल अमेरिकन के साथ नहीं गलेगी था। और इसका मतलब कि जो हम हैं वो अब चाइना के कैंप में चले जाए। उनको सडनली लगा कि चाइना इज द न्यू राइजिंग पावर। उस वक्त ओबामा के टाइम में अमेरिका वाज माइल्ड विद चाइना, दे वर नॉट वेरी एग्रेसिव विद चाइना। तो उनको लगा कि चाइना उभरती ताकत है, उभरती शक्ति है, भारत के दो टुकड़े कराने हैं, भारत को हराना है, तो हमको चीन की सहायता चाहिए। तो वो टोटली चीन के कैंप में चले गए। फिर वो सऊदी अरेबिया से बड़ी उम्मीद कर रहे थे कि वो हमारी हेल्प करेगा कश्मीर पे, ये वो। सऊदी अरेबिया को तेल बेचना है, इंडिया को, जापान को, कोरिया को, क्योंकि अमेरिका ने जीरो कर दिया है तेल खरीदना सऊदी अरेबिया। अब वो अपना तेल या तो पिए या हमको बेचे। तो उन्होंने भी बिल्कुल क्लियर फैसला, देखिए साहब, देश अपने राष्ट्र हित में काम कर, उन्होंने कहा हम तेल पी तो सकते नहीं, पाकिस्तान खरीद के क्या पैसे देने के हालात में नहीं है, मुफ्तखोर है, भीख में मांग रहा है। तेल दे रहे थे उनको 1 बिलियन ऑयल, फ्री ऑयल मिल रहा था सऊदी अरेबिया से। तो सऊदी अरेबिया ने तो फैसला कर लिया साहब हमको हिंदुस्तान को ऑयल बेचना है, और अगर हिंदुस्तान को ऑयल बेचना है वी हैव टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ इंडिया। तभी उन्होंने देखिए कितना ऑनर किया है शेख डॉम्स ने और ये सब ने, मोदी जी का, ये वो, बिकॉज सबको राइटिंग ऑन द वॉल दिख रही है। कमर्शियल ऑयल खरीदना है तो इंडिया ने खरीदना है। उन्होंने पाकिस्तान को किया डंप। पाकिस्तान चला गया तुर्की की तरफ, क्योंकि तुर्की अब अपने आप को नया देख रहा है खलीफा। तो खालीफेट एस्टैब्लिश थी, वर्ल्ड वॉर 1 में ये पागल मुल्क पिटा बुरी तरह से, मार खाई, और खालीफेट की सारी इनकी ड्रीम्स धरी की धरी रह गई, उड़ गई हवा में। ठीक है, अब ये फिर उठ रहा है ये मुल्क, और फिर ये खालीफेट एस्टैब्लिश करना चाहता है, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड में ये आका के रूप में उभरना चाहता है। तो पाकिस्तान की फौज ने अपने आप को टोटली चाइनीज तुर्किश कैंप में डाल दिया। इससे नाराज कौन हुए हैं? अमेरिकन और सऊदी अरेबिया। CIA और सऊदी अरेबिया की इंटेलिजेंस एजेंसी मुखाबरात, इनका काफी जबरदस्त होल्ड है पाकिस्तान में। जो 3 ए हैं पाकिस्तान के, जो 3 ए थे, आर्मी, अमेरिका, अल्लाह। तो अमेरिका को आप मत समझिए कि राइट ऑफ हो सकता है कि पाकिस्तानी तिरस्कार के साथ ट्रीट करें अब उसको। तो अब पाकिस्तान इज पेइंग द प्राइस। पाकिस्तान बहुत एक्टिव हो रहा था चीन के डिफेंस में। चीनियों को भी सडनली रियलाइज हुआ ईस्टर्न लद्दाख में, अरे भगवान, ये तो हिंदुस्तान की फौज को छेड़ के हमने जरूरत से ज्यादा बड़ा पंगा ले लिया। लेने के देने पड़ जाएंगे, अगर कल युद्ध हो जाए हमारी नाक कट जाएगी पूरी दुनिया के सामने। तो उन्होंने बड़ा क्लेवर प्लान सोचा कि हम पाकिस्तान की फौज को लड़वाएं, उसको लड़ाई का ज्यादा तजुर्बा है। हमारी फौज तो 42 साल पहले लड़ी थी, हम तो 1 चाइल्ड पॉलिसी पे आ गए। पाकिस्तान में तो बच्चे ही बच्चे हैं, 10-10 बच्चे हैं एक घर में, बहुत खो सकते हैं वो लोग। तो पाकिस्तान को भारत से लड़वाया जाए। और उसके जवाब में ये हुआ है कि अब पाकिस्तान को लेने के देने पड़ रहे हैं। हर चीज की कीमत होती है साहब, चाहे
सऊदी अरेबिया ने किया, चाहे अमेरिका ने किया, चाहे किसने किया, आज पाकिस्तान में बवाल खड़ा हो रहा है। ये देश टूटने की कगार में है, इकोनॉमी का सत्यानाश हो चुका है। और पहले पाकिस्तान की फौज लाई थी इमरान खान को कि ये वेस्ट को एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि जमीना खान शान इसकी जूश वाइफ थी, ब्रिटिश वाइफ थी, तो ये तो बड़ा एक्सेप्टेबल होगा, अंग्रेजी बोलने वाला खान है। बट वो तो तब तक अमेरिकन तो अब अच्छी तरह से भांप चुके हैं पाकिस्तानियों की असलियत, और उनको लात लगानी शुरू कर दी है। तो ये जो है, अब पाकिस्तान को बड़े बुरे दिन आ रहे हैं। हाँ बख्शी, फॉर 2-3 मिनट्स में, जैसे आपने कहा कि चाइना ने किया, पाकिस्तान का तो दिख रहा है और हमने एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट किया। आई थिंक ये परमानेंट शिफ्ट किया है कि टेरर के बदले जो पुलवामा किया वो किया जाएगा, सॉरी बालाकोट किया वो किया जाएगा। यू थिंक दैट्स अ डॉक्ट्रिनल शिफ्ट या वन ऑफ था वो? That has to be a doctrinal shift. It's not a tamasha. It has to be done every time that Pakistan does anything. Pakistan should be quite clear now that as a proper doctrine that you do something here and you will pay the price across the border. That should be clear. That is very logical. That is why I see no bloody reason why it should be a one-off. That will be sabotage of this doctrine. Doctrine true. General Bakshi, 1 or 2 questions on China. China, आप एक व्यू बहुत स्ट्रांगली कह रहा है कि चाइना एस्केलेट करेगा, कि चाइना ने अपने बीच में न्यूज रिपोर्ट्स भी आई कि 60,000 ट्रूप्स भेजे हैं अपने उन्होंने बॉर्डर पे। सो डू यू थिंक कि चाइना एस्केलेशन की तरफ बढ़ रहा है, एंड आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एस्केलेशन विद चाइना? देखिए, एस्केलेशन के कुछ क्लियर सिग्नल्स आ जाते हैं। अगर पहाड़ों में आपको हमला करना है, नॉर्मली अटैक के लिए 1:3 रेशियो होनी पड़ती है। ठीक है साहब, 1:3। अगर मेरे वहां पे 10 हैं तो आपको प्लेटून से हमला करना पड़ेगा 35। हाँ, अगर मेरे पास 100 हैं तो आपको लानी पड़ेगी पलटन। बट पहाड़ों में तो 1:9। जिसको हाइट में, अगर हाइट पकड़नी है आपको तो 1:9 चाहिए। अगर चीन के 60,000 ट्रूप्स हैं तो हमारे भी 60,000 हैं साहब। चीन करेगा तो सडनली करेगा, क्योंकि उसकी नाक कट गई, बुरी तरह से कटी दुनिया के सामने। लेकिन सोच समझ के चीन को एस्केलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि ताइवान में बैठा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ चाइना सी में बैठा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब तो पूरा क्वाड, अमेरिका, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब खड़ा हो रहा है इसके खिलाफ। ब्रिटेन ने अपना HMS क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप भेज रहा है, फ्रांस भेज रहा है, यूरोप अब मैदान में उतर रहा है। चीन के माइट हैव बिटन ऑफ मोर देन व्हाट दे कैन च्यू। अब देखना यह है कि कितनी बेइज्जती शी जिनपिंग बर्दाश्त कर सकते। तो सडन नॉन लीनियर चेंजेस हो सकते हैं। विंडो थोड़ी इस साल क्लोज हो रही है, क्योंकि नवंबर के आखिर के बाद बड़े ऑपरेशन करना मुश्किल हो जाएगा लद्दाख में, या और कहीं भी मुश्किल हो जाएगा हिमालयन फ्रंट पे। लेकिन अगर कुछ करना है चीन को तो उसको जल्दी करना। उसके बाद स्नो विल सेट, तो यही 1 आध महीना बचा है उनके पास करने के लिए, या फिर वो पेशेंटली अगर कुछ करना चाहेंगे तो बाद में करेंगे। और मेरा तो विचार था कि इस वक्त हमारी तैयारी पूर्ण है, बहुत अच्छी है। वी हैव द एज इन ग्राउंड पावर, इन एयर पावर। हमको इनको एक छोटा मोटा सबक जरूर सिखाना चाहिए, ताकि इनको कीमत पे करनी पड़े इस प्रकार के तमाशों। हर साल ये एक तमाशा करते हैं, कभी छुमार में, कभी डोकलाम में, कभी देपसांग में, कभी पोंगोंग में, कभी सिक्किम में। हर साल का ये एनुअल तमाशा, ये जम्बोरी हो जाती है। तो अगर इसको वाकई रोकना है, इनको सीरियस कराना है बॉर्डर नेगोशिएशन पे, तो एक छोटे मोटे झटके की तो जरूरत थी, जो शायद हमने नहीं दिया अभी तक। आगे देखें क्या होता है। All right. Thank you so much, General Bakshi, for joining and educating the entire audience on Pakistan and China. Thank you so much. Thank you.